हाय, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं आरसीसी का नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 146 है कि ट्रांसवर्स बेंडिंग की जोन जो है, वो जोन जिसमें ट्रांसवर्स बेंडिंग अकर हो सकती है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है फुटिंग के रिगार्डिंग है। जैसे कि ऊपर से कॉलम है, यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे, उस लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ जो इंक्लिनेशन होगा वो 45 डिग्री होगा, तो हमें जोन मिलेगी, वो जोन जिसमें कि ट्रांसवर्स बेंडिंग पॉसिबली हो सकती है वहां पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखने का ही है वैल्यू डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 कि कंक्रीट पाइल्स के क्या एडवांटेज है टिम्बर पाइल्स के कंपेरेटिवली। ऑप्शन ए है कि कोई डिके नहीं होगा टर्माइट्स की वजह से। बी है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है लेंथ की, जितनी ज्यादा लेंथ की पाइल चाहिए उतनी ज्यादा लेंथ की पाइल आप कंक्रीट की बना सकते हैं, बट वुडन में रेस्ट्रिक्शंस होंगे। सी में है कि हाई होगी बीयरिंग कैपेसिटी। डी में बोला है कि वाटरमार्क के बिलो कट करने की कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब हम टिम्बर पाइल्स को यूज करते हैं तो अगर ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे जो पाइल है उसमें तो कोई इश्यू नहीं होगा, लेकिन ग्राउंड वाटर टेबल से ऊपर की जो पाइल है वहां पे उसके इंसेक्ट्स वगैरह से अटैक होने के, डैमेज होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, तो हमें वहां पे कट ऑफ प्रोवाइड करवाना पड़ता है। तो ये इश्यू कंक्रीट पाइल में नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 148। 148 में बोला है कि जो प्रीकास्ट पाइल्स होती है, प्रीकास्ट वो पाइल है जो इसको हम कहीं बना लेते हैं एक जगह प्लांट में, और उसके बाद हम डायरेक्टली साइड पे लाके उनको यूज कर लेते हैं। तो प्रीकास्ट पाइल्स जो है वो जनरली कौन सी शेप की यूज की जाती हैं। प्रीकास्ट पाइल्स जनरली यूज होती हैं वो स्क्वायर की होती हैं, जिनके कॉर्नर्स वो चैम्फर्ड होते हैं। एक डायग्राम देखते हैं हम कि कैसे दिखते हैं ये पाइल्स। यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो, ये एक स्क्वायर सेक्शन था, इसके एक कॉर्नर को इस तरीके से हमने रिमूव कर दिया, इसको बोल रहे हैं कॉर्नर चैम्फर्ड। और इसका पर्पज ये है कि जब आप प्रीकास्टेड हैं, उनको प्लांट से लेके साइड तक लेके आ रहे हो, तो कॉर्नर्स की ब्रेक होने के चांसेस भी ज्यादा होती हैं, और कॉर्नर्स किसी और ऑब्जेक्ट को डैमेज कर दे इसके भी चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो इसके कारण कॉर्नर्स को चैम्फर्ड कर दिया जाता है, सारे कॉर्नर्स को किया जाता है, यहाँ पे एक का ही दिखाया गया है। इस तरीके से सारे कॉर्नर्स को चैम्फर्ड कर देंगे, और स्क्वायर पाइल्स होती है वो यूज की जाती है, सारी यूज की जाती है, बट ज्यादा जनरली ये यूज की जाती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 कि पाइल्स को हम मोस्टली ड्राइव इन करते हैं तो किसके हेल्प से करते हैं। ड्राइव इन होता है कि आपने एक पाइल ली और आप उसके ऊपर से फोर्स लगा रहे हो, हैमर से लगा सकते हो, किसी और ऑब्जेक्ट से प्रेस लगा सकते हो, प्रेस लगा लगा के आप इसको अंदर इंसर्ट कर रहे हो ग्राउंड के। तो इस टाइप की पाइल्स को ड्राइव इन पाइल्स बोला जाता है। तो ड्राइव इन पाइल्स होती है वो डीजल ऑपरेटेड हैमर से भी होती है, ड्रॉप हैमर भी हम यूज करते हैं, सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर भी यूज करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150। यहाँ पे पूछा है कि पाइल्स के लिए जो ड्रॉप है वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए। तो पाइल्स के लिए ड्रॉप दो केस में हो सकता है। एक तो प्रीकास्टेड पाइल्स है जिनको ड्राइव इन करते हैं ग्राउंड के अंदर, जैसे कि ये पाइल है, इसको यहाँ से हैमर से इम्पैक्ट फोर्स लगा के इसको अंदर ड्राइव इन कर रहे हैं। तो एक तो इस हैमर का ड्रॉप हो सकता है। दूसरा एक टेस्ट करते हैं हम, डायनेमिक जो फॉर्मूला होता है जिसमें कि हम टेस्ट करते हैं, एक हैमर से हम फोर्सेस वहां पे लगाते हैं और उससे पाइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो दोनों ही केसेस हो सकते हैं। यहाँ पे इसने मेंशन नहीं किया कि कौन से ड्रॉप की ये बात कर रहा है। और जो इसने क्वेश्चन में ये जो पूछा इन्फॉर्मेशन एज सच कुछ भी गाइडलाइंस स्टैंडर्ड बुक्स में भी नहीं मिली है, और जो कोड है पाइल का अलग से कोड है IS कोड पाइल का 2911, इसके 4 पार्ट है, उनमें भी कहीं पे एज सच कुछ नहीं मिला इसके बारे में। आंसर के में इसका आंसर गिवन है वो 120 सेंटीमीटर है। तो एज पर माई ओपिनियन आप इसका आंसर को डायरेक्टली याद रख लो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151। ये काफी अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे गिवन है कि कोई पाइल है जो कि 2 पॉइंट्स पे हमने उसको सस्पेंड किया हुआ है। ये कोई पाइल है, हॉरिजॉन्टली रखी हुई है, और ये यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे ऊपर कोई केबल है, सॉरी क्रेन है, तो उस क्रेन से यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। इस तरीके से हम इसको उठा रहे हैं। अब यहाँ पे एक तो इसका जो वेट के कारण डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, दूसरा यहाँ पे जो कनेक्शन है, यहाँ पे जो भी रोप है या जो भी है उसमें यहाँ पे इस तरीके से रिएक्शन आ रहा होगा। कंडीशन यहाँ पे गिवन है
कि सेंटर पे जो सैगिंग मोमेंट आ रहा है, और दूसरा सस्पेंडेड पॉइंट्स जो कि यहाँ पे है सी और डी। तो सस्पेंडेड पॉइंट्स पे जो हॉगिंग मोमेंट आ रहा है वो दोनों इक्वल होंगे। इस कंडीशन के लिए हमें जो ये ओवरहैंग है ये निकालना है, या यह कह सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस पे हम इसको सस्पेंड करें, ये यहाँ पे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ए डिस्टेंस से मैंने डिनोट किया हुआ है, ये एंड है बीम का, तो यहाँ से ए डिस्टेंस पे और यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस पे इस तरीके से यहाँ पे ऊपर से ये सस्पेंड किया हुआ है। तो ये वैसा ही हो गया जैसे कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम का केस होता है ओवरहैंग के साथ। अगर आपने सोम के सॉल्यूशंस देखे हैं तो हमने वहां पे कवर किए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, काफी इजी। हम एक बार फिर से कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट इक्वेट करना है दो पॉइंट्स के मोमेंट्स को। ध्यान ये रखना है कि एक जगह का सैगिंग लेना है, दूसरी जगह का हॉगिंग लेना है। यहाँ पे मान लिया कि इसके सेल्फ वेट के कारण जो यूडीएल के जैसे लोड लग रहा है वो है W न्यूटन पर मीटर। सेल्फ वेट के कारण थ्रू आउट तक पाइल लोड लग रहा होगा डाउनवर्ड, वो W न्यूटन पर मीटर है। तो यहाँ पे पहले तो हम सी वाले पॉइंट का हॉगिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखेंगे। तो ए डिस्टेंस यहाँ पे है तो W इंटू ए बाई 2 हो जाएगा। अब हमें लिखना है सेंटर वाले पॉइंट का जिसको हमने O से डिनोट किया है। यहाँ पे हमें लिखनी है सैगिंग की इक्वेशन, सैगिंग मोमेंट। जो ये इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन आ रहा है इसके कारण मोमेंट होगा वो सैगिंग होगा। और ये रिएक्शन कितना होगा, टोटल लोड है WL, दोनों सपोर्ट्स पे ये दोनों रिएक्शंस इक्वल होंगे क्योंकि सिमेट्रिकल लोडिंग भी और स्ट्रक्चर भी। तो ये हो जाएगा WL/2, C पे भी WL/2 और D पे भी WL/2, अपवर्ड रिएक्शन आएगा, अपवर्ड। O पे C वाले जो लोड के कारण रिएक्शन आएगा, ये सपोर्ट पे जो रिएक्शन आ रहा है इसके कारण मोमेंट O पे जो आएगा वो हो जाएगा WL/2 लोड इंटू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस L है, C और D के बीच का डिस्टेंस होगा L-2A क्योंकि पाइल की टोटल लेंथ है वो L है। और O और C के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी L-2A का हाफ, तो ये हो गया L-2A/2। अब यहाँ पे एक और मोमेंट आ रहा होगा सेंटर पे जो कि इस वाली लोडिंग के कारण आ रहा होगा, यूडीएल के कारण, और वो है हॉगिंग। तो हम यहाँ पे सैगिंग को पॉजिटिव ले रहे हैं तो हॉगिंग के हम माइनस का साइन लगा देंगे और हॉगिंग वाला मोमेंट हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा W इंटू L/2। ये तो हो गई लोड इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस हो जाएगी L/4। तो अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी हमारे पास यहाँ पे WL/2, ये 2 को 4 बना देते हैं, यहाँ पे अंदर बच जाएगा L-2A माइनस WL² डिवाइडेड बाई 8। W हर जगह कैंसिल हो जाएगा, पूरी इक्वेशन को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 4A², यहाँ पर आ जाएगा 2L, L-2A माइनस L²। इसको हम आगे सोल्व करेंगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2L² माइनस ये 2L और ये यहाँ पे माइनस का 2A, तो ये हो जाएगा 4LA माइनस L²। मतलब 4A² इक्वल है इसके, इसको हम और सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं L² माइनस 4LA। इन दोनों को मिला के हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे जो होगी 4A² 4LA माइनस L² इज इक्वल टू 0। यहाँ पे A की वैल्यू हो जाएगी 4, B की जगह यहाँ पे 4L आ रहा है और C की जगह यहाँ पे माइनस L² आ रहा है। तो अब इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट तो सोल्व नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे इक्वेशन लगानी पड़ेगी, ये वाली इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है अपॉन 2A। तो इसे अब हम इसको सोल्व करेंगे, वैल्यूज रखेंगे A और B C की। तो यहाँ पे ये वैल्यूज रख दी हमने, A B और C की यहाँ पे इक्वेशन में हमने वैल्यूज रख दी। माइनस वाले साइन को हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए वैल्यू, डिस्टेंस है तो पॉजिटिव आएगी। तो इसको हमने इग्नोर किया, प्लस वाले को कंसिडर किया, तो ये इक्वेशन बनी -4 प्लस √32 डिवाइडेड बाई 8 इंटू L। इसको अगर सोल्व करोगे तो आ जाएगा 0.207 इंटू L। और ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद रखना है कि A इज इक्वल टू 0.207 L होगा अगर ओवरहैंग जो है वो दोनों साइड इक्वल है। तो काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस इक्वेशन पे, हमने किए भी हैं काफी सारे क्वेश्चंस। तो आपको ये रिजल्ट डायरेक्टली याद रखना, इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में डिराइव करने का।
तो a इज इक्वल टू 0.207। तो हम देखते हैं हम आंसर्स में कौन से ऑप्शन में ये है क्वेश्चन में। ऑप्शन बी में हमारा जो आंसर आया है वो यहाँ पे अवेलेबल है, ये आंसर आया ऑप्शन बी में अवेलेबल है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152। 152 में वही कंडीशन है जो कि अभी पिछले क्वेश्चन में थी। यहाँ पे इसने मेंशन नहीं किया कि दोनों इक्वल हैं, बट यहाँ पे इसने ये बोला है कि हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, या तो हम सेंटर पे निकालें या फिर हम उसको पॉइंट्स ऑफ सस्पेंशन पे निकालें। तो पिछले क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन बन रही थी कि सेंटर पे जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है और जो सपोर्ट्स पे बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो दोनों इक्वल आ रहे थे। तो यहाँ पे भी दोनों इक्वल होंगे क्योंकि इसने और लगा के पूछा है, मतलब दोनों इक्वल है, तभी ऐसे सेम आंसर आएगा दोनों में, दोनों का। तो अब अभी जो हमने इक्वेशन डिराइव किया हम उसी से बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू वहां पे आई थी 0.207 इंटू एल। तो जब हम बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगी, सपोर्ट के लिए लिखेंगे तो डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई 2, डब्ल्यू 0.207 इंटू 0.207 डिवाइडेड बाई 2। इसको जब आप सोल्व करोगे आगे तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 0.021 इंटू डब्ल्यू एल स्क्वायर। ये यहाँ पे रखेंगे 0.207 एल, यहाँ पे भी 0.207 एल, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर आ जाएगा और कोएफिशिएंट वाली जो टर्म है ये आ जाएगी 0.021। ऑप्शंस में आप देखें तो आपको आइडिया है कि 1/25 जो होता है ये होता है 0.04। तो इससे तो छोटा ये आंसर, मतलब नीचे जो डिनोमिनेटर में आ रहा है ये 25 से तो काफी बड़ा होगा। तो ऑप्शंस को देख के आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शंस है वो काफी दूर दूर है, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 1/50 जो होता है ये 0.02 होता है, तो इससे थोड़ा सा ये बड़ा है तो 47 वाला हो जाएगा। तो काफी आसान है, ये वैल्यू आपको डायरेक्टली याद रखना आ गया 0.207। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153। सेम यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम वैसे ही गिवन है। पाइल है जो कि सस्पेंडेड है, पाइल है जिसकी लेंथ एल है और उसमें एक यूडीएल लग रहा है W पर मीटर लेंथ, बट ये सस्पेंडेड जो पहले वाली थी वो 2 ही जगह से सस्पेंडेड थी, ये 3 जगह से सस्पेंडेड है। ये सेंटर से भी है और बोथ साइड्स भी है, ओवरहैंग भी है, वहां पे एंड्स पे नहीं सस्पेंडेड है, ऐसे कुछ है। इस तरीके से ये सेंटर पे भी सस्पेंडेड है और बोथ साइड्स भी सस्पेंडेड है, बट एंड पे सस्पेंडेड नहीं है, ये ओवरहैंग है। इस तरीके से हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट होगा वो कितना होगा। तो मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट के 2 केस बन सकते हैं, या तो मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट इन दोनों सपोर्ट्स पे होगा या फिर सेंट्रल वाले सपोर्ट पे भी हो सकता है। लेकिन अगर सेंट्रल वाले सपोर्ट पे मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट होता तो ये क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम का क्वेश्चन ना बन के कन्वेंशनल का क्वेश्चन हो जाता, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते, ये एक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। तो हमें जो स्पेशल मेथड्स होते हैं इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, वो सारे यूज करने पड़ेंगे, तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे जो ये पूछना चाह रहा है इसने पूछना है ये यहाँ पे इन दोनों सपोर्ट्स पे बेंडिंग मोमेंट निकालना आसान है, क्योंकि इसके लिए हमें इन रिएक्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि इस वाले सपोर्ट पे मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो इजीली हो जाएगा वो डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई 2, और ए यहाँ पे गिवन है कि जो सस्पेंडेड है वो 0.015 एल डिस्टेंस पे सस्पेंडेड, मतलब ये वाली डिस्टेंस है वो 0.15 एल है, और इधर वाली भी जो ए है यहाँ पे ये इक्वल है 0.15 एल के। तो एक की जगह हम यहाँ पे ये रख देंगे, तो ये a इंटू 0.15 एल इंटू 0.15 एल डिवाइडेड बाई 2। इसको जब सोल्व करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 0.011 डब्ल्यू एल स्क्वायर, जो कि यहाँ पे आप ऑप्शंस में देखोगे तो एक इसमें फाइंड आउट करेंगे तो 1/20 वाला ऑप्शन अगर सबसे बड़ा वाला देखें तो 1/100 जो होता है ये होता है 0.01, इससे तो बड़ा आ रहा है, मतलब इसका डिनोमिनेटर 100 से छोटा होगा। 100 से छोटा 90 या 60 हो सकता है। अब 60 को आप देखें तो वैसे तो फाइंड आउट कर सकते हो कैलकुलेट करके भी, बट वैसे देखो तो 1/50 का 0.02 होता है, तो उसके आसपास होगा ये 60 वाला। तो आप जब सोल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, जो कि इक्वल होगा 0.011 के। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शंस दूर दूर हैं तो आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि आप एग्जैक्टली हर एक ऑप्शन में डिवाइड कर करके चेक करो।
90 है, 90 का आप इजीली डिवाइड कर सकते हो 100 में से 1 में 90 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आंसर, तो काफी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154। 154 में यहाँ पे है कि एक पाइल है जिसका W1 वेट है और S मीटर से वो पेनिट्रेट कर रही है, W2 वेट है वो हैमर का है और H मीटर हैमर जो है उसका ड्रॉप है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स हम करते हैं, डायनेमिक फॉर्मूले होते हैं जिनसे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि मैक्सिमम एक्सटर्नल लोड पाइल कितना कैरी कर सकती है। बट उसके जो भी इंजीनियरिंग फॉर्मूला और जो भी 3-4 फॉर्मूले हैं जो कि स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं जियोटेक की उसमें गिवन है, उनमें ऐसा इस टाइप का कोई भी फॉर्मूला मुझे नहीं मिला। तो मेरे अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन है ये गलत है। यहाँ पे आंसर की में इसने आंसर दिया है वो आंसर बी दिया है, बट काफी बार क्वेश्चंस को गलत प्रूव करना भी डिफिकल्ट हो जाता है एग्जाम में जब तक आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ ना हो उसको क्लेम करने के लिए। तो एज पर माई ओपिनियन इसका भी आपको आंसर याद रख लेना चाहिए, अगर एग्जाम में आता है तो आप डायरेक्टली आंसर टिक कर दो। जो स्टैंडर्ड बुक है जो कोड है उनमें कहीं पे भी ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं गिवन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 155। क्वेश्चन नेक्स्ट है 155। यहाँ पे ये पाइल की टेस्टिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि एक पाइल है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं और लोड जो लगा रहे हैं वो 1.5 टाइम्स ऑफ डिजाइन लोड यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं और मैक्सिमम सेटलमेंट को नोट किया है और पूछा है कि लोड को रिमूव करने के बाद रिबाउंड सेटलमेंट कुछ होगा। रिबाउंड सेटलमेंट होता है कि लोड रिमूव करने के बाद पाइल थोड़ा सा वापस ऊपर आएगी, उसका सेटलमेंट जो था वो कुछ कम हो जाएगा। तो नेट सेटलमेंट होता है टोटल सेटलमेंट माइनस रिबाउंड सेटलमेंट। तो पूछा है कि नेट सेटलमेंट जो है वो सेफ पाइल के लिए कितना होना चाहिए, यहाँ पे किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए कि मैक्सिमम ये है लिमिट, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए नेट सेटलमेंट, दैट इज टोटल सेटलमेंट माइनस रिबाउंड। तो यहाँ पे कोड है ये कि 2911 का पार्ट 4 जो कि टेस्टिंग के लिए गाइडलाइंस गिवन है उसमें। इस क्वेश्चन का जो आंसर की में आंसर गिवन है वो 25 mm गिवन है, बट यहाँ पे दो इश्यूज हैं। एक तो 25 mm कोड में भी गिवन है बट वो ग्रुप 4 पाइल्स के लिए, और यहाँ पे इसने बोला है टेस्टिंग ए पाइल बाय लोड टेस्ट ए पाइल, मतलब एक ही पाइल की बात हो रही है। 25 mm वो ग्रुप 4 पाइल्स के लिए है। दूसरा यहाँ पे दिया है टोटल सेटलमेंट जिसमें हम रिबाउंड नेट सेटलमेंट जिसमें हम टोटल में से रिबाउंड को माइनस कर रहे हैं। जो कोड में जो गाइडलाइंस गिवन है उनमें स्पेसिफिकली एचएस को नेट सेटलमेंट के लिए नहीं गिवन है, इन जनरल गिवन है कि सेटलमेंट है वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कोड में जो गिवन है वो देखते हैं हम एक बार। ये यहाँ पे इसने 25 mm गिवन है, ये कोड है 2911 का पार्ट 4 है, ये पाइल्स की टेस्टिंग वगैरह के लिए कोड है। तो ये 25 mm यहाँ पे गिवन है ये, बट ऊपर मेंशन किया हुआ है कि ग्रुप ऑफ पाइल्स के लिए। तो क्वेश्चन में जो उसने ए पाइल लिखा हुआ है, एक पाइल की अगर बात करें तब तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर ग्रुप ऑफ पाइल्स है तो 25 mm होगा मैक्सिमम जो टोटल सेटलमेंट है वो, और ये नेट सेटलमेंट नहीं है। जो क्वेश्चन में नेट सेटलमेंट गिवन है पूछा है, बट कोड में जो गिवन है वो टोटल सेटलमेंट ही गिवन है यहाँ पे। और अगर हम सिंगल पाइल के केस में देखें तो ये यहाँ पे सिंगल पाइल के केस में गिवन है, ये वाला पेज नंबर 4 पे, कि रूटीन टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये मैक्सिमम जो उसमें लोड लगा रहे हैं वो 1.5 टाइम्स ऑफ द वर्किंग लोड है, और ये कंडीशन में क्वेश्चन में गिवन भी थी कि 1.5 टाइम्स ऑफ द वर्किंग लोड हम अप्लाई कर रहे हैं। वहां पे इसने डिजाइन लोड बोला था। मैक्सिमम सेटलमेंट एट द टेस्ट लोड बीइंग नॉट ग्रेटर देन 12 mm। अगर 600 mm या उससे कम डाया की पाइल है तो 12 mm होना चाहिए, और अगर 600 mm से ज्यादा की अगर पाइल है, कोई डाया की ज्यादा डाया की कोई पाइल है, तो उस केस में ये होगा वो 18 mm होगा। तो जो कोड में जो इन्फॉर्मेशन किया है उसके अकॉर्डिंग 12 mm होना चाहिए। और यहाँ पे इसने मेंशन भी किया है कि जो डिजाइन लोड जिसको बोल रहा है उसी को वर्किंग लोड बोला गया है। देखो यहाँ पे ये ओब्लिक लगा के इसने लिखा हुआ है वर्किंग लोड डिजाइन लोड। तो एज पर माई ओपिनियन कोड में जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो 12 mm होना चाहिए, क्योंकि 12 mm वाले में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि लोडिंग जो लगा रहे हैं वो 1.5 टाइम्स ऑफ वर्किंग लोड है, तो वो कंडीशन भी मैच हो रही है। और दूसरा पर्टिकुलर पाइल के लिए है, ग्रुप ऑफ पाइल्स के लिए नहीं है। 25 mm वाली जो कंडीशन थी वहां पे लोड था वो 1.5 टाइम्स नहीं था वर्किंग लोड का, और वो ग्रुप ऑफ पाइल्स के लिए था। तो ऑप्शन में वैसे देखें तो 12 mm नहीं है कोई
तो क्वेश्चन में अगर हम 12 mm के सबसे क्लोज आंसर देखें तो 10 mm हो सकता है, बट वैसे तो एक्जेक्टली 12 mm होना चाहिए, इनमें अप्रोक्सीमेट नहीं चलता इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। यहाँ पे 3 पाइल्स हैं x, y और z। दूसरा डायग्राम में करेक्शन है, ये y लिखा है बेसिकली a पॉइंट है, तो x, y, z पे 3 पाइल्स हैं और a पॉइंट पे कोई कॉलम है जो कि लोड ट्रांसफर कर रहा है W। ये यहाँ पे गिवन है कि W लोड है, वो कॉलम ट्रांसफर कर रहा है। तो W जो लोड है वो पॉइंट A पे लग रहा है और पॉइंट A है वो सेंट्रोइड है ट्राइंगल XYZ का। इट मीन्स वो तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे है और इसलिए तीनों पाइल्स पे जो लोड जाएगा वो W/3, W/3 और W/3 होगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे है, सिमेट्रिक है। नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा है उसने पूछा है कि इस वाले पॉइंट पे ए का जो सेंटर है उस पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो ए की ये सेंटर लाइन मैंने मार्क की है, इसके अबाउट हम बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन लिखने के लिए हमें ये वाली डिस्टेंस पता होनी चाहिए। अगर ये वाली डिस्टेंस पता हो तो ये हमें लोड भी पता है, तो ए पे बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा W इंटू W/3 इंटू एक्स। अब टास्क बचता है कि एक्स हम कैसे कैलकुलेट करें। ये डिस्टेंस को मैं एक्स से डिनोट कर रही हूं, तो ये एक्स हमें कैलकुलेट करना है। एक्स कैलकुलेट करने के लिए हम पहले बीजेड कैलकुलेट कर लेते हैं। बीजेड के लिए हम ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं एक्स, बी और जेड, और ये रेक्टेंगल ट्राइंगल है, ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री है, तो इसलिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। और एज पर पाइथागोरस थ्योरम एक्स जेड का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स बी का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। एक्स जेड है वो एल है, यहाँ पे जो डिस्टेंस पाइल्स के बीच की वो एल है, कैपिटल एल। एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बी हो जाएगा L/2, ये भी L/2 है और इधर वाला भी L/2 है, तो ये हो जाएगा L²/4 प्लस बी जेड का स्क्वायर। बी जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू L² माइनस L²/4। सो इससे बी जेड के का हम फाइंड आउट कर लेंगे, ये आ जाएगा √3/2 L, 3-1/4, तो ये 3/2 इंटू L आ जाएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है बी ए और ए जेड। तो ए है वो सेंट्रोइड है, तो ये वाली डिस्टेंस अगर 1 है तो ये वाली डिस्टेंस है वो 2 है। बेसिकली ए जो है ये डिवाइड करेगा इस डायगोनल को 1:2 में, ये वाली 1 है तो ये 2 होगा। तो अगर टोटल जेड बी जेड डिस्टेंस है तो बी ए हो जाएगा BZ/3 इंटू 1 और जेड ए हो जाएगा BZ/3 इंटू 2। हमने 1:2 में इसको डिवाइड कर दिया, तो इस इक्वेशन से हम जेड ए लिखेंगे। जेड ए आ जाएगा √3/2 L इंटू 1/3 BZ/3 इंटू 2, तो ये 2 यहाँ पे आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये बच गया L इंटू √3/3। अब कुछ नहीं करना, हमें इस इक्वेशन में x की वैल्यू रख देनी है। तो A पे बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा W/3 इंटू L√3/3। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा WL 3√3, जो कि अवेलेबल है ऑप्शन सी में, तो हमारा ऑप्शन सी है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 157 भी इसी डायग्राम पे बेस्ड है। 57 में बेंडिंग मोमेंट पूछा है वो बी पे पूछा है, बेंडिंग मोमेंट एट बी ऑन द बीम XY। तो बी पे बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ पे जो लोड लग रहा है W/3 मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस XB, और XB हमें पता है डिस्टेंस है वो L/2 है, क्योंकि XY L है और B सेंटर है, तो L/2 होगा। तो W/3 इंटू L/2, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा WL/6, जो कि यहाँ अवेलेबल है ऑप्शन डी में। ये ऑप्शन डी में यहाँ पे है WL/6, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी WL/6। नेक्स्ट है 158।
150A में पूछा है कि राफ्ट फाउंडेशन हम कम प्रोवाइड करवाते हैं। तो राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड करना तब इकोनॉमिकल हो जाता है जब प्लान एरिया का 50% एरिया फाउंडेशन एरिया आए। जैसे कि प्लान एरिया वो ए है और हम फाउंडेशन का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं बेरिंग कैपेसिटी से, जो हम फॉर्मूले से करते हैं डिजाइनिंग में, और वो एरिया जो आ रहा है वो 50% आ रहा है प्लान एरिया का। तो उस केस में आइसोलेटेड या कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करने के बजाय डिफरेंट कॉलम्स के लिए राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड करना ज्यादा इकोनॉमिकल होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 50%। नेक्स्ट है क्वेश्चन 159। यहाँ पे पूछा है कि रिटेनिंग वॉल के डिजाइन के लिए हम कौन सा अजम्पशंस लेते हैं। तो ये सारे ही अजम्पशंस हम रिटेनिंग वॉल के डिजाइन के लिए लेते हैं। ए है कि सोइल ड्राई है, बी है ड्राई है तो ऑब्वियसली फ्री ऑफ मॉइस्चर होगा, सी में है कि नॉट कोहेसिव है, और डी में है कि ग्रेनुलर पार्टिकल से फॉर्म हुई है सोइल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सारे के सारे अजम्पशंस ही यहाँ पे करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, सॉरी डी ने ई, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160। यहाँ पे पूछा गया एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। तो सोइल में एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, इसके लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। तो जब हम सॉइल को इस तरीके से एक जगह पे ढेर लगा रहे हैं, सॉइल या कोई दूसरा लूज मटेरियल भी हो सकता है, तो क्या होता है जैसे जैसे हम ये एंगल इंक्रीज करते जाएंगे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये स्टेबल नहीं होगा, ये स्लाइड करने लग जाएगा नीचे की तरफ। तो वो मैक्सिमम एंगल जब तक ये स्टेबल है, जब तक कि ये स्लम्प नहीं हो रहा है, उसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिपोज। तो अगर हमें इस तरीके से इकट्ठा करना है कोई मटेरियल, तो हमें एंगल ऑफ रिपोज से कम एंगल रखना चाहिए। और ये एंगल ऑफ रिपोज आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि हम मेजर करते हैं हॉरिजॉन्टल से, मेजर करते हैं कि हॉरिजॉन्टल से इतना एंगल तक आप इकट्ठा कर सकते हो, ये सेफ है, कोई स्लाइडिंग नहीं होगा, कोई स्लम्पिंग नहीं होगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा आप थीटा इंक्रीज करोगे तो आपका ये जो मटेरियल है ये स्लाइड होने लग जाएगा, यहाँ पे मूव करने लग जाएगा। तो ये होता है एंगल ऑफ रिपोज, जो कि हॉरिजॉन्टल से मेजर किया जाता है, और यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये 160 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो हम मेजर करते हैं ये आउटर फेस का जो एंगल, ये हॉरिजॉन्टल से मेजर करते हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।